नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। आज का ये वीडियो सोशियोलॉजी से बीए एमए करने वाले स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, बट अगर कोई 12th में है और उसने सोशियोलॉजी ले रखी है तो उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक नियंत्रण की अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, कितने टाइप के सामाजिक नियंत्रण होते हैं और सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण की, तो सामाजिक नियंत्रण का जो कॉन्सेप्ट है ये समाज शास्त्र की साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। अब अगर हम कम से कम शब्दों में बोले तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? किसी भी व्यक्ति, संस्था, समिति, समूह आदि को मनमाने ढंग से व्यवहार करने से रोकना। नियंत्रण करने का ही तात्पर्य है कंट्रोल करना। कंट्रोल ये नहीं कि हर काम में, बट आप उन चीज़ों को कंट्रोल करोगे जो चीज़ें समाज के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो अगर कोई मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहा है या ऐसे व्यवहार कर रहा है जिससे दूसरों की हानि हो सकती है या दूसरों को हानि पहुंच रही है, तो उनको रोकना ज़रूरी है ना। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि समाज के जो सदस्य हैं उनके व्यवहारों को इस प्रकार नियंत्रित करना कि वो समूह के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपना सके। मतलब ये आपका एक समूह है, इसमें कुछ व्यवहार हैं जो सबके द्वारा स्वीकृत हैं कि ये सारे व्यवहार हम सब कर सकते हैं। तो इन व्यवहारों को अपना सकें और मनमाना व्यवहार ना करें, इस तरह के नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण। और सामाजिक नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को सामूहिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। तो अब हम सामाजिक नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हिलर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण क्या है? अनेकों के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। अर्थात जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब एक दो लोगों के लिए नहीं, अनेकों के फायदे के लिए, उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए कुछ लोगों को कंट्रोल किया जाए या उनका नियमन किया जाए, उसे आप सामाजिक नियंत्रण कहते हो। कुछ मतलब वही तत्व जो असामाजिक होते हैं, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में कुछ न कुछ परेशानियां खड़े करने में, उन्हें सामाजिक माहौल को ख़राब करने में, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे कुछ लोगों को नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है हिलर के अनुसार। नेक्स्ट है स्मिथ के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की पूर्ति है जो कि उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। अर्थात सभी के सभी जितने भी लोग हैं, सामूहिक मतलब एक दो लोग की बात नहीं हो रही, ज़्यादातर लोगों की बात हो रही, और वो सारे के सारे अवेयर, जागरूक सामूहिक अनुकूलन द्वारा मतलब वो सारे उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने व्यवहार को उस हिसाब से बना रहे हैं जिससे कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन उद्देश्यों की पूर्ति है जो कि उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। यानी ये लोग, जो लोग हैं, ये जानते हुए समूह में सामूहिक रूप से उस उद्देश्यों के प्रति, उस निर्देशों के प्रति अपने व्यवहार, आचरण आदि को करते हैं जिससे कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो अगली परिभाषा है अकबर्न और निमकॉफ की। इनके अनुसार एक समाज व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने हेतु दबाव के जिस प्रतिमान का प्रयोग करता है वह सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। अर्थात वही बात जो हमने अभी बोली कि एक जो समाज होता है वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं और नियम बनाए जाते हैं जिससे कि समाज सुचारू रूप से अच्छे तरीके से काम करे। पर कुछ लोग होते हैं उन नियमों को, उन आदर्शों को, उन सामूहिक रूप से स्वीकृत व्यवस्थाओं के प्रति अपना विरोध दिखाते हैं या उसको फॉलो करने से बचते हैं या उन नियमों को पालन करने से बचते हैं या मनमाने व्यवहार करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक समाज व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने हेतु उन लोगों पर दबाव के जिस प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। अर्थात जो लोग असामाजिक तत्व हैं उस तरह के लोगों पे कुछ दबाव बनाए जाते हैं कि आप इन तरह के व्यवहार नहीं कर सकते हैं या आपको इसके लिए अपराधी माना जाएगा, अपराधी की लिस्ट में डाला जाएगा या आपके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। तो थोड़ा दबाव भी बनाया जाता है ताकि लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित रख सकें
और ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था। तो और अगले हैं माइकएवर एंड पेज। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उस ढंग से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है और जिसकी सहायता से यह व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। अर्थात सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक व्यवस्था में जो एकता बनाए रखे और जिसकी सहायता से व्यवस्था जो है वो परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील है। मतलब ये नहीं कि ये सारे नियम हमने बना दिए हैं कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं करेगा, सुबह ऑफिस जाना है, रात में सोना है। तो कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिनको समय के साथ चेंज करना है। अगर आप पहले के टाइम देखो, अंग्रेजों के टाइम में देखो या और भी पीछे जाओ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि औरतों को बाहर जाने की अनुमति है या औरतें कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती हैं। उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ ये अलाउ नहीं करती थी। बट आज वो चीज़ नहीं है ना। आज औरतें भी काम कर रही हैं और हर फील्ड में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कुछ फिक्स्ड एरिया में करेंगी या नर्स में ही करेंगी या एयर होस्टेस में ही करेंगी। नहीं, वो आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, वो डॉक्टर भी बन रही हैं, वो इंजीनियर भी बन रही हैं, वो पायलट भी बन रही हैं, हर तरह के जॉब कर रही हैं। तो ऐसा नहीं ना है कि जो नियम स्टार्टिंग में बनाए गए थे वो अभी तक चल रहे हैं। नहीं, उसमें चेंज हुआ है समय के साथ। तो समाज की आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार जो चीज़ें चेंजेबल हैं, जिन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो परिवर्तनशील संतुलन के रूप में भी क्रियाशील रहती है। कौन सी चीज़? सामाजिक व्यवस्था। तो अभी हमने क्या समझा? सामाजिक नियंत्रण एक प्रकार से व्यक्ति का सामाजिककरण करना होता है, क्योंकि असामाजिक व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। तो जब समाज के आप सदस्य हो तो थोड़ा से सामाजिक हो, आपके अंदर सामाजिक गुण हो, ना कि पशु वाले गुण हो। मतलब आप मनमाने व्यवहार मत करो कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे जिस प्रकार से व्यवहार कर दो। नहीं, एक तरीके से, एक नैतिक तरीके से, एक आचरण में, आदर्श रूप में आपको रहने के तरीके सिखाता है समाज। किसके द्वारा? सामाजिक नियंत्रण द्वारा। तो लास्ट परिभाषा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बोगार्ड्स की। बोगार्ड्स के अनुसार समूह नियंत्रण वह पद्धति है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। आई थिंक यहाँ पे समूह नहीं, यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। तो सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही हमने कही, मनमाने व्यवहार को नियंत्रित करना। किसके मनमाने व्यवहार को? उन्हीं लोगों के जो उस समाज या उस समूह या उस सोसाइटी के सदस्य हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य के बारे में। अर्थात सामाजिक नियंत्रण रखने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, वही सारी चीज़ें पॉइंट में हैं यहाँ पे। पहला है व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना। दूसरी चीज़ सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न ना होने देना, अर्थात वही असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना मिले और जो सामाजिक तत्व हैं वो अपना सुचारू रूप से काम कर सके, समाज की व्यवस्था बनी रहे। ये हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा। देखो, कोई भी असामाजिक तत्व होंगे वो सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ऐसे ही काम करेंगे जिससे समाज के मूल्यों की और समाज की व्यवस्था की हानि हो। सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए आपको उन सारे लोगों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। फोर्थ है समूह में एकरूपता बनाए रखना। अर्थात समाज के लोग सामूहिक रूप से स्वीकृत कुछ नियमों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी मतभेद के फॉलो करें, जिससे कि समाज की एकरूपता बनी रहे या समूह की एकरूपता बनी रहे। नेक्स्ट है भावनाओं की समानता स्थापित करना। सामाजिक नियंत्रण द्वारा सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है और जब समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों और नियमों का पालन होता है तो वहाँ पे सबकी भावनाएं वहाँ पे मिली जुली रहती हैं और इस प्रकार आप भावनाओं की समानता स्थापित करते हो, सबको समान रूप से अधिकार देते हो, सबका सम्मान करते हो, सुरक्षा देते हो। ये हो गया सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल अथवा उनके स्वरूप किस प्रकार के हैं। तो अगर हम किम्बल यंग के अनुसार बात करें तो समाजशास्त्री किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। देखो, लोगों को नियंत्रण में रखने के 2 तरीके होते हैं। एक, या तो आप उन्हें बोलो कि आप ये व्यवहार नहीं करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, यानी पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि आपने बुरे आचरणों को नहीं किया है जो कि समाज द्वारा मान्य है कि ये बुरे आचरण हैं। चोरी करना, डकैती करना, किसी की हत्या करना या किसी को नीचा दिखाना, मान लो ये सारे नियम हमने बना दिए समाज में, और किसी से बोलो कि आप अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, आपकी प्रशंसा की जाएगी।
तो इस तरह के नियंत्रण को क्या कहेंगे? सकारात्मक नियंत्रण। पर यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि अगर मुझे ये सारे काम करने की वजह से दंडित किया जाएगा या मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी या मुझे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, मतलब उसको मिलने तो कुछ वाला नहीं है, जो है उसके पास वो भी घट जाएगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? नकारात्मक यानी निगेटिव सोशल कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं अन्य प्रकार के बारे में, जिसमें औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है यानी फॉर्मल सोशल कंट्रोल। सेकेंड है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, मतलब कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या आती हैं? वो सारी चीज़ें जो फॉर्मली होती हैं और वो बताती हैं कि अगर आप कंट्रोल में नहीं रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा, जैसे कि पुलिस, सेना, कानून आदि। ये सब क्या है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। पर जब अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नियम कानून वाले लॉ एंड रेगुलेशन ये वाली चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे आती हैं समाज द्वारा बनाए गए जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं, धर्म, रूढ़ियाँ, परंपराएं, ये सब क्या करती हैं? अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण करती हैं। मतलब यहाँ पे समाज के सदस्यों द्वारा, समूहों द्वारा, समुदायों द्वारा जो नियम, प्रथाएं, धर्म, रीतियाँ बनाई गई हैं वो आपको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करना है, ये आपको किसी लॉ में नहीं दिखेगा, बट ये आपके परिवार में, आपके स्टार्टिंग से ही, आपकी अपब्रिंगिंग में ही ये चीज़ सिखाई जाती है। तो अभी हमने बात करी सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन के बारे में, यानी किन किन साधनों के द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण लागू किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण के दो तरह के साधन होते हैं। पहला है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक साधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विश्वास, धर्म और नैतिकता, लोकाचार, जनरीति, प्रथाएं, परिवार। विभिन्न प्रकार के विश्वासों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लोगों पे नियंत्रण रख सकते हैं। अगर आप नोटिस करो तो बचपन से ही हमें कुछ विश्वास दिलाए जाते हैं, जैसे कि पाप करने से नरक मिलता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, या आप जो भी कर्म करेंगे वो आपके पास वापस लौट के आएगा। कर्मों का हिसाब होता है, जो ऊपर एक शक्ति है वो हमारी कर्मों को ध्यान देती है, देखती है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका गलत परिणाम मिलेगा और अच्छे काम करेंगे तो अच्छा। तो ये जो विश्वास है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है कि लोग बुरे काम करने से बचते हैं और अच्छे कामों को करते हैं। आप खुद में भी नोटिस करो, अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलता होगा कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर मैं बुरा करूँगा तो वो चीज़ मेरे ऊपर ही लौट के आएगी, लॉ ऑफ कर्मा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये विश्वासों के द्वारा लोगों के दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करी जाती है। दूसरा है धर्म तथा नैतिकता। तो धर्म का तात्पर्य एक अलौकिक, एक ऐसी शक्ति में विश्वास करना जो है सर्वशक्तिशाली। उस शक्ति के ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से श्रेष्ठ है, मनुष्यों से ज़्यादा शक्तिशाली है। धर्म जो होता है वो भी आपको सिखाता है कि पापाचरण से दूर रहो, अच्छे आचरण करो। दूसरी चीज़ है नैतिकता। तो नैतिकता यानी नैतिक नियमों को पालन करना। व्यक्तियों को ये पता चलता है कि कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किन्हें हमें करना चाहिए, किन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो धर्म और नैतिकता के द्वारा भी लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट है लोकाचार और जनरीति। तो देखो, लोकाचार क्या होता है? रूढ़ियाँ होती हैं जो बना दी जाती हैं कि इस तरह के व्यवहार आपको करने चाहिए। और जनरीतियाँ क्या होती हैं? ये हमारे व्यवहार के ढंग होते हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। जनरीतियों के द्वारा हम उसी तरह के व्यवहार करते हैं जो समाज में स्वीकृत हो। जैसे भोजन करने के संबंध में हमारे आचरण जो होते हैं वो पहले से नियंत्रित होते हैं कि शाकाहारी परिवार है तो वहाँ पे जन्मे ज़्यादातर बच्चे शाकाहारी भोजन करते हैं। अगर मांसाहारी परिवार का सदस्य है तो मांसाहारी का भोजन रहेगा उनका। या अगर कोई ब्राह्मण के घर का है तो धोती कुर्ता ज़्यादातर पहनते हैं, या पंजाबी है उनके लिए पग को पहनना आवश्यक है। तो जनरीतियाँ जो होती हैं वो व्यवहार करने के तरीके होते हैं, ढंग होते हैं जो स्वीकृत होते हैं समाज के भी द्वारा, और उस परिवार के लोग उसी तरह के पहनावे, उसी तरह के भोजन, उसी तरह के रहन सहन को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रथाएं। तो प्रथाएं क्या होती हैं? प्रथाएं कार्य करने तथा विचार करने की प्रणालियां होती हैं जो समूह के कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं, और ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। और लोग प्रथाओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पूर्वज वैसा करते आए हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो जाति में विवाह की धार्मिक रीति, या
विभिन्न संस्कारों के द्वारा विवाह को पूरा करना या संयुक्त परिवार की प्रणाली में रहना। और प्रथाएं हमारे जीवन का विभिन्न अंग हैं जो हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन के तरीके में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में बहुत तरह के नियंत्रण भी लगाती हैं और बहुत तरीके से हमें मार्गदर्शन करती हैं कि इस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए या इस तरह का हमें आचरण रखना चाहिए। प्रथाओं का महत्व हमें उस समय ज्ञात होता है जब हम उनका उल्लंघन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह पहले नहीं उतने सामान्य हुआ करते थे, अब तो फिर भी समय के साथ परिवर्तन हो गया। तो उस टाइम पे अब इमेजिन करो पहले की बात, अगर कोई दूसरी जाति में विवाह कर रहा है तो क्या उस जाति के लोग उसको समर्थन करते थे? नहीं, उसे अपमानित किया जाता था, तिरस्कार किया जाता था या उसको उस जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। नेक्स्ट है परिवार। परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। सामाजिकरण की सबसे पहली प्रथम पाठशाला अमर पाठशाला, जिसके बारे में अगस्त काम्टे ने भी बताया है। यहीं से सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है और व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास भी परिवार के ही द्वारा शुरू होता है। सहयोग, सद्भावना, प्रेम आदि गुण भी यहीं से विकसित होते हैं। और साथ ही साथ परिवार भी हमें ये बताता है कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं। हर परिवार में अच्छे कार्यों के लिए बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट दी जाती है। बुरे काम कर रहे हो, अगर आप लड़ाई करके आ रहे हो, किसी को मार रहे हो, उन्हें डांटा जाता है, समझाया जाता है, टोका जाता है। तो इससे परिवार में ही सर्वप्रथम बच्चे को ये सीख मिलती है कि उसे कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन अथवा अभिकरण के बारे में। तो औपचारिक साधन या अभिकरण में सबसे पहले है राज्य, फिर कानून, जनमत, नेता, प्रचार, शिक्षा व्यवस्था। तो अगर हम बात करें राज्य की, तो ये सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य जो होती है वो शक्ति के द्वारा व्यक्तियों पर और व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। और ये कैसे करती है? वो उसके लिए कानून बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है, जिनके पालन ना करने पे व्यक्तियों को दंड दिया जाता है। तो ये जो दंड है, इसके ज़रिए वो लोगों में भय उत्पन्न करती है, जिससे लोग बुरे कामों को करने से बचते हैं और अच्छे कामों को करते हैं। प्लस राज्य क्या करती है? समय समय पर नए नए कानून लाती है और इन नियमों के द्वारा राज्य जो है समाज में सुव्यवस्था और संतुलन का वातावरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कानून। कानून जो है राज्य द्वारा निर्मित होता है और ये मनुष्यों के बाह्य व्यवहार को नियंत्रित करता है, बाह्य आचरण को, कि अगर आप इस तरह के व्यवहार करोगे या कोई किसी की हत्या कर दे या किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराधी व्यवहार कर दे, तो ऐसे लोगों के लिए कानून के विरुद्ध या आपराधिक कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से दंड दिया जाता है। किसकी सहायता से? कानून की सहायता से। नेक्स्ट है जनमत। जनमत यानी जनता का मत। यदि अगर किसी समुदाय या समूह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मत एक ही तरह का है, तो फिर वहाँ पे आप उस जनमत के विरुद्ध कार्य करोगे तो आप एक तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हो जो उस समूह या उस समुदाय में बनाए गए हैं। और जनमत का विरोध करने पे क्या होता है? व्यक्ति की आलोचना होती है, निंदा होती है, पर वो चाहता है कि उसकी आलोचना ना हो, उसकी निंदा ना हो, तो वो जनमत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी हिंदू की कन्या को हिंदू से विवाह करना चाहिए या मुस्लिम की कन्या को मुस्लिम से विवाह करना चाहिए, तो यदि कोई इसके विरुद्ध कार्य करेगा तो उसको निंदा या उस समाज का या जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेता। नेताओं का भी वही काम है कि ये व्यक्तियों के बाह्य आचरण को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार कानून व्यक्तियों के बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है, ठीक उसी तरह नेताओं के भी काम होते हैं। नेताओं के सामाजिक जीवन में विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग कार्य होते हैं और वो अपने अपने समूह के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मजदूर संघ का नेता है या छात्र नेता है या राजनीति में कोई अपने अपने विभाग का नेता है, वो अपने अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है और उन्हें बताता है कि ये कार्य आप करो, इस तरह से करो, ऐसे करो, इनके सहयोग से करो। जैसे मान लो धार्मिक क्षेत्र में है, पुजारी हैं, जिस प्रकार पुजारी बताएंगे कि इस तरह आपको पूजा करनी है, इस तरह से सामग्री इकट्ठा करनी है, तो लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुयायी उसी तरह का आचरण करते हैं। तो ये नेताओं के द्वारा भी उसी तरह के कुछ नियम, बातें बताई जाती हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो कि उनके फॉलोअर होते हैं। नेक्स्ट है प्रचार। तो प्रचार देखो, प्रचार के माध्यम से भी लोगों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि जो हैं जनता के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड था उस समय 2 गज की दूरी ज़रूरी थी, मास्क पहनना था, आवश्यक था ना, ये नियंत्रण की प्रक्रिया थी कि लोग किस तरह से
सोशल गैदरिंग से दूर रहें, उन्हें एकांत में रहना, अपने परिवार के साथ रहना, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। इसके लिए वो प्रचार के द्वारा लोगों को नियंत्रित करते थे कि रेडियो टेलीविज़न सब जगह 2 गज की दूरी है ज़रूरी, आपको वैक्सीन लेने हैं, वैक्सीनेशन करवाने हैं, आपको मास्क पहनना है, आउटिंग के लिए कम जाओ, आप घर पे रहो, योगा करो। ये सारी चीज़ें कोई किसी के घर जाके नहीं बताता था, वो प्रचार के ज़रिए लोगों पे नियंत्रण किया गया था। और कोविड जैसे पेंडेमिक से हमने काफ़ी हद तक अच्छी लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था। अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में जो है, समाज को कंट्रोल में रखने के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मल मीन्स है या एजेंसीज़ हैं। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से यानी एजुकेशन के ज़रिए आप राज्य की नीतियों का प्रसार कर सकते हो कि अभी ये योजना आई है, या प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, या सर्व शिक्षा अभियान के तहत इतने अमाउंट बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। तो ये जो तरीके हैं नीतियों के प्रचार के, वो शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा दिया जाता है। और एक व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि आप किसी भी अंधभक्ति में ना जाके तर्क प्रधान व्यवहार को करो, कि क्या सही है क्या नहीं, आपको खुद शिक्षित कर दिया गया है, आप डिसीजन ले सकते हो, जोड़ो घटाओ सब देखो, और सारा एनालिसिस करने के बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचो। तो यानी तर्क करने की क्षमता का विकास किया जाता है। और साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा कोमल बाल मस्तिष्क है, उसमें अच्छे अच्छे प्रकार के गुणों का विकास किया जाता है, जैसे एकता, सहनशीलता, सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना, त्याग। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों के द्वारा उनके अंदर इस तरह के विचार, इस तरह की भावनाओं को डाला जाता है, जिससे वो एक सामाजिक और एक आदर्श नागरिक बन सके। तो अभी तक जो हमने बात करी, उससे हमें ये समझ में आया कि प्राचीन काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सरल थी, इसलिए परंपराओं, धर्म, रूढ़ियों आदि की सहायता से सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता था। पर वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि मॉडर्न जो टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और इसके लिए सिर्फ यही नहीं, इनकी भी सहायता पड़ती है, जिससे समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे कि क्या होगा, समाज के सभी सदस्य समाज के आदर्शों एवं प्रतिमानों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो। और आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक नियंत्रण के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा, साथ ही ये समझा कि सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिससे कि समाज में विघटनकारी तत्व उत्पन्न ना हो और समाज की व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके कोई सुझाव हो या कहीं पे मुझसे कोई गलती हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।